Now we have to start class 4 chapter 14 data handling। हम लोग डेटा हैंडलिंग करेंगे। तो डेटा हैंडलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो बहुत सारा डेटा दिया गया है, वो डेटा हैंडलिंग जो है आप बोल सकते हैं जैसे किसी कोई रिकॉर्ड है, जैसे पॉपुलेशन रिकॉर्ड होता है, जनसंख्या रिकॉर्ड, वो भी डेटा हैंडलिंग में आते हैं। क्लास में कितने स्टूडेंट्स है, स्कूल में कितने स्टूडेंट्स है, तो ये सारे क्या हो रहे हैं, डेटा हैंडलिंग हो रहे हैं। तो डेटा का मतलब क्या होता है, जो रिकॉर्ड है, जो तथ्य है, उसको हैंडलिंग करना, उसको सही तरीके से मैनेज करना, सही तरीके से रखना, उसको हम लोग बोलते हैं डेटा हैंडलिंग। अब यहाँ पे जैसे मान लो गेट सेट गो में दिया हुआ है, तो पहले बता दो आपको कि डेटा हैंडलिंग कितने तरीके से हम लोग कर सकते हैं। डेटा हैंडलिंग या तो हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से कर सकते हैं या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है पिक्चर वगैरह से, और एक होता है ग्राफिकल या चार्ट 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 रिप्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं, जिसमें बार ग्राफ है ना, पाई चार्ट। तो इस तरीके के चार्ट वगैरह बना करके उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी आपके बुक में जैसे दिया हुआ है गेट सेट गो में, ग्राफ शोज हाउ मेनी बोट सेल्ड इन द सोहना लेक ड्यूरिंग द वीकेंड। यहाँ पे दिया हुआ है कि सोहना लेक में एक हफ्ते में कितनी नावें चल रही थी, कितनी नावें चली हैं, तो उनका यहाँ पे डेटा दिया गया है। तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो डेज लिखा हुआ है। राइट साइड में लिखा है बोट सेल्ड इन द सोहना लेक। सोहना लेक में कितनी बोट चली हैं, नावें चली हैं। तो यहाँ 3 डेज का दिया हुआ है, फ्राइडे सैटरडे संडे का। तो फ्राइडे में कितनी बोट है, 1 2 3 4, 4 बोटें हैं। सैटरडे में 1 2 3 4 5 6 7, 7 बोट है। और संडे के दिन है 1 2 3 4 5 6, 6 बोट चली है। ठीक है। यहाँ जब हम रिकॉर्ड बना रहे हैं तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, देखो रिकॉर्ड में क्या किया है कि वन जो बोट है, एक बोट को लिया है स्टैंड फॉर 5 बोट। मतलब एक बोट को मान लिया गया है कि वो 5 बोट के बराबर है। ठीक है। यहाँ पर एक बोट का वैल्यू कितना है, 5 बोट है। तो इस हिसाब से आपको बताना है कि कौन दिन कितनी नावें चली हैं। तो हम पहले 1 बोट का अगर हिसाब 5 बोट रखा गया है, 1 बोट स्टैंड फॉर 5 बोट, मतलब एक बोट जो है वो 5 बोट्स के बराबर है, अगर ऐसा मान लिया जाए, यहाँ दिया हुआ है। तो पहले देखो फ्राइडे को अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो 5 5 5 5, तो कितने बोट हो गए, 20 बोट्स। और अगर यहाँ पे 5 5 5 5 5 5, तो यहाँ कितने 5 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 5 जा 35 बोट्स। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने हो रहे हैं, यहाँ पे 20 बोट्स हो रहे हैं, यहाँ पे कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 5 जा 35 बोट्स हो रहे हैं। अब यहाँ संडे को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बोट है, तो 6 इंटू 5 कितने हो गए, 30 बोट्स हो गए। तो इसका मतलब फ्राइडे के दिन जो है आपका 20 बोट्स है, सैटरडे के दिन में 1 2 3 4 5 6 7, 35 बोट्स है। और संडे के दिन में 1 2 3 4 5 6, 6 5 या 30 बोट्स है। तो इस तरीक़े से आप देख रहे हैं कि अगर 1 बोट 5 बोट के बराबर हुआ तो फ्राइडे को कितनी बोट चली है, 20 बोट चली है। सैटरडे को चली है 35 बोट्स, और संडे को चली है 30 बोट्स। अब यहाँ पे सवाल दिया गया है, पहला क्वेश्चन है हाउ मनी बोट सेल्ड ऑन सोना लेक ऑन संडे। तो मैंने आपको यहाँ निकाल के दिखा दिया है, संडे के दिन कितनी बोट चली हैं। तो संडे के दिन आपको कितना काउंटिंग आया था, 30 बोट्स। तो यहाँ पे लिखोगे 30 बोट्स। अब अगला सवाल है ऑन विच डे डिड द लीस्ट नंबर ऑफ बोट सेल। किस दिन सबसे कम बोट चली है, तो फ्राइडे के दिन चली है। यहाँ लिखेंगे फ्राइडे। ठीक है। अगर पूछा जाता है हाउ मेनी बोट्स ऑन विच डे दिस नंबर ऑफ बोट्स सेल ऑन डे पूछा है, तो आपने लिखा फ्राइडे। अगर पूछता हाउ मनी बोट्स सेल्ड ऑन फ्राइडे, और द मिनिमम नंबर ऑफ बोट्स दैट कैन बी सेल्ड ऑन फ्राइडे, द मिनिमम नंबर ऑफ बोट्स सेल्ड ऑन द वीकेंड और इन सोना लेक, तो 20 बोट्स होगा। उसके बाद सी है हाउ मेनी मोर बोट्स डिड सेल ऑन सैटरडे दैन ऑन फ्राइडे।
बोल रहा है कि शनिवार को शुक्रवार की तुलना में कितना ज़्यादा वोट चली है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको कंपेयर करना है। तो कंपेयर कैसे होता है, सैटरडे को ज़्यादा वोट चली है ना, 35 वोट चली है, और फ्राइडे को 20 वोट चली है, तो उन दोनों वोट का हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो सैटरडे को चलिए यहाँ पे 35 वोट्स और फ्राइडे को चलिए 20 वोट्स, तो इसका डिफरेंस आएगा आपको 15 वोट्स। इसका मतलब सैटरडे को 15 वोट ज़्यादा चली है, किसके मुकाबले, फ्राइडे के मुकाबले। तो इस तरीके से ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा आप लोगों ने क्या किया, एक डेटा हैंडलिंग यहाँ पे किया है। यहाँ पे पिक्चर भी दिया हुआ है और उसको रिप्रेजेंट करके उसके बाद उसके बारे में क्वेरीज किया जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे और डिटेल्स में हम लोग करेंगे। रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल का मतलब मैंने आपको बताया था। पिक्टोरियल मतलब क्या होता है, पिक्चर द्वारा। पिक्टोरियल मीन्स पिक्चर्स द्वारा। पिक्टोरियल मीन्स पिक्चर रिप्रेजेंटेशन, पिक्चर या डायग्राम या तस्वीर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके द्वारा आप क्या करें, डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिक डेटा थ्रू पिक्चर्स और ग्राफ, पिक्चर्स और ग्राफ, पिक्चर या ग्राफ के द्वारा कर सकते हैं। तो पिक्चर के द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पिक्चर के द्वारा हो रहा है पिक्टोरियल, और ग्राफ के द्वारा भी होती है जिसमें चार्ट वगैरह बनते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा थ्रू पिक्चर्स और ग्राफ इज कॉल्ड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जिस न्यूमेरिक डेटा को हम पिक्चर के द्वारा या ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम बोलेंगे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में पहला जो है वो है ग्राफ, पिक्चर, उसके बाद है ग्राफ। तो ग्राफ आर ऑफन यूज टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द लार्ज क्वांटिटी ऑफ पीपल। जब मान लो या मानी अगर जब हमको पिक्चर से रिप्रेजेंट करना है तो जो छोटे अमाउंट रहेंगे या छोटे डेटा रहेंगे तो वो तो पिक्चर से हो सकते हैं, लेकिन अगर मान लो जहाँ ज़्यादा डेटा है, ज़्यादा पिक्चर है, वहाँ पर अगर हम करना चाहेंगे तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे हमें ग्राफ के द्वारा करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंटिंग द न्यूमेरिकल डेटा बाय यूजिंग पिक्चर सिंबल इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ। Representing numerical data by using the picture symbol is called the pictograph। कहने का मतलब जिस डेटा को हम पिक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम बोलेंगे पिक्टोग्राफ। लुक केयरफुली द ग्राफ्स, दे हैव द फैक्ट यू नीड टू आंसर द क्वेश्चन। पहले तो आपको ये जो पिक्टोग्राफ दिया हुआ है नीचे एग्जाम्पल में, ये आपको देख के समझना है। उसके बाद इसमें जो क्वेरी किया जाएगा उस क्वेरी का आपको आंसर देना है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल में, द ग्राफ शोज हाउ मेनी स्ट्रॉबेरीज वेयर पिक्ड इन 3 आवर्स। ये ग्राफ शो कर रहा है कि 3 घंटे में कितने स्ट्रॉबेरी जो है पिक किए गए हैं। तो फर्स्ट आवर में 1 2 3 4 स्ट्रॉबेरी है। सेकेंड आवर में देखते हैं 1 2 3 4 5। थर्ड आवर में 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखो, यहाँ दिया हुआ है ईच स्ट्रॉबेरी स्टैंड फॉर 20 स्ट्रॉबेरी। कहने का मतलब एक स्ट्रॉबेरी जो है वो 20 स्ट्रॉबेरी के बराबर है। तो इस हिसाब से आप थोड़ा हिसाब करके देखो, यहाँ पे अगर हम 20-20 करके पकड़े तो कितने हो रहे हैं, यहाँ पे 80 स्ट्रॉबेरी हो रहे हैं। यहाँ पे कितने हो रहे हैं, काउंटिंग करो तो 1 2 3 4 5 25 जो यहाँ 100 हो रहे हैं। यहाँ भी अगर हम 20-20 करके करें तो कितने हो रहे हैं, 24 या 80 हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन बोला जा रहा है, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन।
पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्ट्रॉबेरीज डिड द पर्सन पिक ड्यूरिंग द थर्ड आवर। बोल रहा है कि थर्ड आवर में कितना स्ट्रॉबेरी तोड़ा गया है। तो थर्ड आवर में कितना हो रहा है, 1 2 3 4, और एक स्ट्रॉबेरी जो है 20 के बराबर है, तो 24 जा 80, तो आपका आंसर क्या होगा, 80 स्ट्रॉबेरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच आवर द स्ट्रॉबेरी पिक वेयर मैक्सिमम। किस घंटे में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉबेरी तोड़े गए हैं। तो आपको समझ में आ ही रहा है, सेकेंड आवर में। सेकेंड आवर में सबसे ज़्यादा कितने 100 स्ट्रॉबेरी तोड़े गए, तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ दे ही दिया सेकेंड आवर। तो पहले का आंसर है 80 स्ट्रॉबेरी, दूसरे का आंसर है सेकेंड आवर। तो इस तरीके से जो पहला आपका गेट सेट गो में था, वहाँ भी एक पिक्टोग्राफ था, वहाँ बोट के बारे में डिस्कस किया गया था। अब यहाँ जो है स्ट्रॉबेरी के बारे में डिस्कस किया गया है। तो इस तरीके के अगर छोटे से डेटा दिए जा रहे हैं तब तो आप उसको पिक्टोग्राफ में कर सकते हैं, लेकिन अगर डेटा बड़ा है तब आपको पिक्टोग्राफ में नहीं किया सकता है। उसको करने के लिए आपको बार ग्राफ, कॉलम ग्राफ या पाई चार्ट जो दूसरे ग्राफ है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं तो आप इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बार ग्राफ, कॉलम ग्राफ, पाई चार्ट इत्यादि जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, पाई चार्ट और पाई ग्राफ। पाई चार्ट या पाई ग्राफ ये सब जब इस्तेमाल होता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा एक सर्कुलर स्ट्रक्चर, ये गोलाकार स्ट्रक्चर, क्योंकि और जो ग्राफ बनेंगे वो ज़्यादातर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होते हैं, वो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, रेक्टेंगुलर होंगे या स्क्वायर शेप होंगे। लेकिन जैसे ही पाई चार्ट या ग्राफ चार्ट की बात आएगी, पाई ग्राफ या पाई चार्ट की, तब आपके दिमाग में आएगा एक सर्कुलर स्ट्रक्चर, एक मतलब गोलाकार स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आएगा। ठीक है, तो पाई चार्ट या पाई ग्राफ क्या होते हैं, रिप्रेजेंटिंग डेटा बाय कटिंग ए सर्किल इनटू 2 वेजेस टू शो द डिफरेंस इज कॉल्ड पाई ग्राफ और पाई चार्ट। कहने का मतलब, अगर हम कोई सर्किल ले रहे हैं और उसको दो भागों में विभक्त कर रहे हैं, या तो वो 50-50 रेशियो हो सकता है, हाफ हाफ, या 25-75, या 40-60, या 30-70 वेटेज हो सकता है। कहने का मतलब कम से कम आप दो भागों में उसको विभक्त करें, क्योंकि अगर एक गोल सर्कुलर लेंगे तो इसका मतलब डेटा क्या हो रहा है, एक ही का डेटा हो रहा है। जो डेटा तभी बनाया जाता है जब एक से ज़्यादा हो, रिप्रेजेंट करना हो। ठीक है, तो पाई चार्ट हम लोग जब लेंगे वो एक सर्किल जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, उसमें क्या करेंगे, मिनिमम 2 तो रहेगा ही, 2 तो रहेगा ही मिनिमम, उससे ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन द सर्किल बिलो आर द डिटेल्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ 100 स्टूडेंट्स ऑफ रायन स्कूल। रायन स्कूल है, रायन स्कूल में डिटेल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ 100 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट है, वो 100 स्टूडेंट किस किस ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्या वो पैदल जाते हैं, क्या वो साइकिल से जाते हैं, क्या वो कार से जाते हैं, क्या वो बस से जाते हैं, या किसी अन्य साधन से जाते हैं। तो उनका एक पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट जो हम बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे, ये ऑलरेडी आपको पाई चार्ट बना के दे दिया है। अब इस पाई चार्ट के बेसिस पे आपको क्वेश्चन किया जा रहा है। सिंस यू आर इन क्लास 4, so they have already given you the pie chart. On that basis they will ask you the questions. So you know that 100 students are there in the Ryan school, and those 100 students are using the different mode of transport. Some students can go to the house from school by walking, some students using the bicycle, some students go through the school bus, some students use their private vehicles like car or bike to go to their house. So these are the datas, and these datas are represented on a circle. This particular circle is called the pie chart or pie graph. See here, the cycle using students are 20,
the students that can be go to the house by walk, 30 students, by car, going by car, 10 students, going by bus, 40 students. Now, according to that basis, they are asking about the several questions. The first question is that which mode of transport is used by the least number of students? Least number of student means कम से कम कितने स्टूडेंट है जो कार का मतलब कौन सा माध्यम है ट्रांसपोर्ट का जिसका सबसे कम इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हम डायग्राम में आते हैं, आप देखो डायग्राम में सबसे कम आपको कितना मिल रहा है 10 मतलब कार। तो इसका मतलब कार से जाने वाले स्टूडेंट द स्टूडेंट who will go to their house using the car, that is the minimum number of students, 10 students. So 10 students are using car, using their private vehicles or car, go to their house. Second one, how many students do walk to the school? How many students जो है वो वॉकिंग करके घर जा रहे हैं? How many students are prefer to walk then go to their house? See here the number of students were 30 students. So your answer is the 30. The first student is the car. The first answer is the car. Another answer is the 30. Now we are discuss about question number C. How many more students do travel by bus than a car to school? यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि कितने स्टूडेंट जो है बस से जा रहे हैं और कितने स्टूडेंट कार से जा रहे हैं। कहने का मतलब कि बस से जाने वाला स्टूडेंट कार से जाने वाला स्टूडेंट से ज़्यादा है, लेकिन कितने ज़्यादा है ये आपको फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा। यहाँ पाई चार्ट में देखिए आप, बस से जाने वाला स्टूडेंट कितने हैं 40 है, और कार से जाने वाले जो स्टूडेंट है वो 10 है। तो ऑब्वियसली आपको देख के पता चल रहा है कि सबसे कम स्टूडेंट, और भी दूसरे मोड भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कार से जाने वाला स्टूडेंट सबसे कम है। द मिनिमम नंबर स्टूडेंट दैट प्रीफर टू गो टू देयर हाउस using the vehicle car, and the maximum students are using the school bus so that they will reach to their destination, that is the 40 students. तो यहाँ मैक्सिमम 40 है, मिनिमम 10 है, इसका मतलब बस से जाने वाला स्टूडेंट ज़्यादा है और कार से जाने वाला स्टूडेंट कम है। तो हम क्या करेंगे, 40 से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमें जानना है कि जो बस से जा रहे हैं वो स्टूडेंट कार से जाने वाले स्टूडेंट से कितना ज़्यादा है। तो बस से जाने वाला स्टूडेंट 40 है और कार से जाने वाले 10 है, तो 40 माइनस 10 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 30 हो जाएंगे। इसका मतलब 30 स्टूडेंट किससे जा रहे हैं, 30 स्टूडेंट बस से, मतलब बस से जाने वाला स्टूडेंट क्या है 30 ज़्यादा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 30। तो इस तरीक़ा से आपने देखा कि एक पाई चार्ट आपको दिया गया है, उस पाई चार्ट के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। पाई चार्ट का सीधा सा मतलब होता है कि पाई चार्ट इज ए जस्ट लाइक अ सर्कुलर स्ट्रक्चर, अ सर्किल दैट कैन बी डिवाइडेड at least into 2 parts and more than, it may be a more than 2 part but not less than 2। 2 से कम नहीं होंगे, या तो 2 से ज़्यादा होंगे या तो 2 होंगे। तो हम किसी भी पाई चार्ट को या तो 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं या तो 2 से ज़्यादा भागों में विभक्त कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो डायग्राम होगा उसको हम लोग बोलेंगे पाई चार्ट। तो पाई चार्ट में जो पहला क्वेश्चन था वो क्या था आपका, पहला क्वेश्चन था व्हाट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूज बाय द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट। कौन सा ट्रांसपोर्ट का माध्यम है जिसका कम से कम स्टूडेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो था आपका यहाँ पे क्या, सब देखिए कितना 20 30 40 है, लास्ट में 10, इसका मतलब क्या है कार, 10 स्टूडेंट्स का क्या कार। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ मेनी स्टूडेंट डू वॉक टू द स्कूल।
कितने स्टूडेंट जो है वॉकिंग करके स्कूल जाते हैं, मतलब हाउ मेनी स्टूडेंट इन द सर्किल बिलो आर द स्टूडेंट्स ऑफ कितने स्टूडेंट, हाउ मेनी स्टूडेंट डू वॉक टू स्कूल, कितने स्टूडेंट जो है वॉक करके स्कूल जाते हैं, तो हो जा रहा है आपका 30 स्टूडेंट। ठीक है। हाउ मेनी मोर स्टूडेंट डू ट्रैवल बाय बस देन अ कार टू स्कूल, कितने स्टूडेंट जो है मतलब बस से ज़्यादा जाते हैं, कार के मुकाबले में बस से ज़्यादा जाते हैं स्कूल। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्कूल गोइंग by the student school going to the school by the student through bus minus going to the school by the student through car। तो हमको कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बस से जाने वाले स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा है, तो और कार से जाने वाले स्टूडेंट की संख्या कम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बस माइनस कार, मीन्स बस से जाने वाले स्टूडेंट की संख्या माइनस कार से जाने वाले स्टूडेंट की संख्या। तो 40 माइनस 10 कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 30। इसका मतलब बस से जाने वाले स्टूडेंट 30 ज़्यादा है किसके मुकाबले, कार से जाने वाले स्टूडेंट के मुकाबले। तो अब तक मैंने 2 एग्जाम्पल में आपको समझाया, जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ था। एक में आपने क्या किया, पिक्टोग्राफ का रिप्रेजेंटेशन देखा, जिसमें आपका स्ट्रॉबेरी के बारे में दिया हुआ था कि फर्स्ट आवर में कितने स्ट्रॉबेरी पिक किए गए हैं, सेकेंड आवर में कितने स्ट्रॉबेरी पिक किए गए हैं, और थर्ड आवर में कितने स्ट्रॉबेरी पिक किए गए हैं। और दूसरा जो एग्जांपल था वो था पाई चार्ट के बारे में या पाई ग्राफ के बारे में। तो यहाँ भी आपने देखा पाई चार्ट में क्या है, 4 अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दिए गए हैं बाय द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। स्कूल कोई स्टूडेंट है वो कौन कौन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करे उसके बारे में दिया गया है। तो उसका यहाँ पे जो पाई चार्ट या पाई ग्राफ दिया गया उस बेसिस पे आपसे क्वेश्चन किया जा रहा था। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है कॉलम ग्राफ और बार ग्राफ। तो कॉलम ग्राफ और बार ग्राफ किसको बोलते हैं, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। तो हम लोग कॉलम ग्राफ इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। कॉलम ग्राफ क्या होता है, डेटा रिप्रेजेंट करने का सबसे आसान तरीका होता है। वी कैन ऑफन यूज दिस ग्राफ टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पीपल्स, मनीज एक्सेट्रा। कॉलम ग्राफ या बार ग्राफ का इस्तेमाल हम तभी करेंगे जब हमें यूज डेटा का क्या करना पड़ेगा, यूज डेटा के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देना है या उसके बारे में क्या करना है, प्रिपेयर करना है, डेटा प्रिपेयर करना है, डेटा हैंडलिंग करना है। तब उस तरह के सिचुएशन में हम क्या करेंगे, कॉलम ग्राफ या बार ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कब होता है, ज़्यादातर लार्ज क्वांटिटी ऑफ पीपल, जब ज़्यादा लोगों के बारे में डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, या मनी रिलेटेड जो बात हो रही है, या बैंकिंग सिस्टम्स वगैरह में जो यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे अगर कॉलम ग्राफ या बार ग्राफ बनाया जाएगा, दैट मीन्स द ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ पीपल्स और ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल्स, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी और ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ मनी, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। ऑन दैट बेसिस वी हैव टू प्रिपेयर द डेटा। दिस कैन बी डन बाय मेकिंग 1 यूनिट और स्टेप। इसमें हम क्या करते हैं, 1 यूनिट और स्टेप लेकर के कॉलम ग्राफ को या बार ग्राफ को बनाते हैं। ऑफ द कॉलम ग्राफ टू स्टैंड फॉर अ सर्टेन क्वांटिटी, जिसके द्वारा क्या पता चलता है कि आप जो है किस तरीके से उस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो डायग्राम दिया हुआ है एग्जाम्पल में, द ग्राफ शोज अक्षर स्कोर इन 4 मैथमेटिक टेस्ट। अक्षर ने 4 मैथमेटिक टेस्ट में स्कोरिंग किया था, उसके बारे में ये डिटेल्स दिया गया। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस तरीके जो बनाया जाता है, ये बनाया जाता है आपका ग्राफ पेपर में। ग्राफ पेपर में आपका मिलीमीटर या सेंटीमीटर में दिया रहेगा, और वहाँ पे 1 यूनिट मतलब एक जो क्यूब मतलब स्क्वायर टाइप के बने रहेंगे, उसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं 1 स्क्वायर यूनिट। 1 स्क्वायर यूनिट बोलते हैं। जब ग्राफ पेपर आप यूज़ करोगे तब आपको पता चलेगा कि वहाँ पे ये कैसे बन रहा है ये डेटा, ठीक है। और ये जो नीचे वाली लाइन है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो सीधी वर्टिकल लाइन है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस।
This bottom line is called the horizontal axis or x axis. This vertical line is called the vertical axis or y axis. तो x और y के बीच में क्या किया जाता है, ये पूरा बार ग्राफ या कॉलम ग्राफ को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम यहाँ पे बार ग्राफ या कॉलम ग्राफ को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे अक्षय का जो स्कोर है, उसको जो मार्क्स मिला है उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो अक्षय का जो मार्क्स जो स्कोर है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्टिकल ग्राफ में ले रहे हैं, और उसका जो टेस्ट, जो कितने सारे टेस्ट दिए हैं उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं, एक्स एक्सिस में ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया गया, आपको दिया गया है ये बना करके 1 2 3 4 4 कॉलम ग्राफ यहाँ पर बने हैं। अब इस 4 कॉलम ग्राफ जो बने, यहाँ पे देखो नंबरिंग सिस्टम किया गया, 50 10 10 का गैप है यहाँ पे। सपोज करो यहाँ 0 है, डेटा स्टार्ट हो रहा है 50 से, 50 60 70 80 90 यहाँ तक गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेरीज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, इन विच टेस्ट डिड अक्षय स्कोर 90, अक्षय को किस टेस्ट में 90 मिला है। तो आप यहाँ पे देखो 90 कहाँ पे जा रहा है, इसका मतलब अक्षय को टेस्ट 2 में 90 मिला है। तो आपका आंसर क्या होगा, अक्षय गेट स्कोर 90 इन टेस्ट 2, उसको टेस्ट 2 में 90 मिला है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द अक्षय स्कोर इन टेस्ट 1, अक्षय को टेस्ट 1 में कितना मार्क्स मिला है, कितना स्कोरिंग हुआ है, तो कितना मिला है, 70 मिला है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये 90 है, ये वाला कितना है 60 है, जो जिसके सीध में है वहाँ पर मिला करके स्केल से आप कर सकते हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि किस, जैसे टेस्ट 1 में 70 पाया, टेस्ट 2 में 90, टेस्ट 3 में 60, टेस्ट 4 में 80। तो अब ये पहला था, इन विच टेस्ट डिड अक्षय स्कोर 90, तो आपने क्या किया था, 90 से 90 है, तो 90 किस टेस्ट में, टेस्ट 2 में है, तो यहाँ लिख दिया टेस्ट 2। अब अगला सवाल था, व्हाट वाज अक्षय स्कोर ऑन टेस्ट 1, अक्षय को टेस्ट 1 में कितना मिला है, तो यहाँ देखते हैं टेस्ट 1 में कितना मिला है, 70 मिला है, तो यहाँ लिखेंगे 70। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, हाउ मेनी मोर मार्क्स डिड अक्षय स्कोर इन टेस्ट 2 दैन इन टेस्ट 3, बोल रहा है कि अक्षय को टेस्ट 2 में जो मार्क्स मिला है वो टेस्ट 3 में मिले मार्क्स से कितना ज़्यादा है। तो इस तरह का जब सवाल हो तो हम क्या करेंगे, जो हाईएस्ट मार्क्स है उसमें से लोएस्ट मार्क्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो हाईएस्ट मार्क अक्षय का किस में है, टेस्ट 2 में है, टेस्ट 2 में 90 पाया है, और लोएस्ट मार्क किस में है, टेस्ट 3 में है, 60 पाया है। तो इसका मतलब यहाँ हम लिखेंगे टेस्ट 2 माइनस टेस्ट 3, टेस्ट 2 की जगह लिखेंगे 90, टेस्ट 3 की जगह लिखेंगे 60, 90 से 60 गया तो आपका मार्क्स होगा 30। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 30। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर डी में आपको पूछा जा रहा है, डी में क्वेश्चन नंबर डी में पूछा जा रहा है, इन विच टेस्ट डिड अक्षय गेट द मिनिमम मार्क्स, किस टेस्ट में उसको सबसे कम मार्क्स मिला है। तो आप देख लो यहाँ पे, टेस्ट 1 में 70 मिला है, टेस्ट 2 में 90 मिला है, टेस्ट 3 में 60 मिला है, टेस्ट 4 में 80 मिला है। तो सबसे कम क्या है, 60 है। तो कौन सा टेस्ट है, टेस्ट 3। तो आपका आंसर होगा टेस्ट 3। ठीक है, अब इन सवालों को एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। ये ग्राफ है, बार ग्राफ, उस हिसाब से हम कर रहे हैं। इसमें अक्षय का टेस्ट स्कोर दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन था, इन विच टेस्ट डिड अक्षय स्कोर 90। तो यहाँ पे देख लेंगे 90 किसमें स्कोर किया, टेस्ट 2। तो आपका पहला आंसर है टेस्ट 2। अब दूसरा सवाल है, व्हाट वाज अक्षय स्कोर इन टेस्ट 1, टेस्ट 1 में कितना मार्क्स मिला है या कितना स्कोरिंग अक्षय का। तो टेस्ट 1 में है 70, तो आपका आंसर होगा 70। थर्ड है, हाउ मेनी मोर मार्क्स डिड अक्षय स्कोर इन टेस्ट 2 इन दैट इन टेस्ट 3, अक्षय को टेस्ट 3 में जो मार्क्स मिले हैं वो टेस्ट 2 में जो मार्क्स मिले हैं
वो टेस्ट 3 के मुकाबले कितने ज़्यादा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, टेस्ट 2 माइनस टेस्ट 3 कर दिया। टेस्ट 2 में 90 है, माइनस टेस्ट 3 में 60 है, 90 माइनस 60 कितना है, 30 आ गया। अब अगला सवाल है, इन विच टेस्ट डिड अक्षय गेट द मिनिमम मार्क्स, किस टेस्ट में अक्षय को सबसे कम मार्क्स मिला है। तो सबसे कम मार्क्स मिला है 60 और वो है टेस्ट 3 में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कॉलम ग्राफ एग्जाम्पल में, कॉलम ग्राफ शोज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1986-87 to 1991-92। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ बोला जा रहा है फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है जो विदेशी मुद्रा होती है, जो बाहर देशों में काम करते हैं, वो जब इंडिया में पैसा भेजते हैं तो उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। तो ये इंडियन रुपीस में कन्वर्ट होती है। जैसे डॉलर भेजा जा रहा है, अगर मान लो कोई इंडियन काम कर रहा है बाहर में, US UK या गल्फ में काम कर रहा है और वो डॉलर भेज रहा है, तो उसका जो करेंसी होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, रुपीस में कन्वर्ट होगा। तो बैंकों में क्या होता है, करेंसी चेंज होता है। तो यहाँ डेटा दिया गया है 1986-87 का और 1991-92 का। मतलब 1986-87, फिर 87 से 88, फिर 89 से 90, फिर 90 से 91, फिर 91 से 92, ये डेटा दिया गया है। इस डेटा के हिसाब से आपको क्वेरी किया जाएगा। तो यहाँ पे देखो, एक तरफ ईयर दिया गया हॉरिजॉन्टल में, एक्स एक्सिस में ईयर है, वाई एक्सिस में क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, रुपीस इन करोड़। मतलब विदेशी मुद्रा का जो भंडारण हुआ है, जो भंडार हुआ है विदेशी मुद्रा का, वो करोड़ रुपीस में है। तो वो है आपका वर्टिकल में, और जो साल है ईयर से वो है हॉरिजॉन्टल में। तो यहाँ पे 10 से स्टार्ट किया गया, 10 से लेकर के 80 तक लिया हम लोगों ने। फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है उसमें हम लोगों ने क्या किया, 10 से 80 तक लिया है। और यहाँ पे देखो जो ग्राफ बनाया गया है, ईयर 86 87 है, फिर 87 88 है, फिर 88 89 है, फिर 90 से 91 तक है, फिर 1991 से 92 तक है। तो 1 2 3 4 5 ये 5 सालों का यहाँ पे डेटा दिया गया है। इन 5 सालों के डेटा के ऊपर आपका क्वेरीज किया जाएगा। तो पहला सवाल किया है, वाट वेयर द रिजर्व ड्यूरिंग द ईयर 1989-90। बोल रहा है कि 1989-90 में विदेशी मुद्रा का कितना भंडार था। तो यहाँ 1989-90 में देखो कितना भंडार था, 60 करोड़। कितना था, 60 करोड़। तो आपका आंसर हो जाएगा 60 करोड़। ठीक है, अब आपसे दूसरा क्वेश्चन किया जा रहा है, ड्यूरिंग विच ईयर द रिजर्व वेयर मैक्सिमम, किस साल सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा का भंडार था। तो आप चेक करो, यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं, पहले डेटा बना करके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगभग आधे में है, तो ये मान लो 25 है, ये हो रहे हैं 40, ये हो रहे 60, ये हो रहे 70, और ये लगभग आधे में है, मतलब मान के चलो ये 65 होगा। तो सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, 70। इसका मतलब सबसे ज़्यादा किस साल है, 1990 से 91 के बीच। तो 1990-91 के बीच विदेशी मुद्रा का जो भंडार था वो था 70 करोड़। तो वो साल कौन सा था, 1990-91। तो आपका आंसर क्या होगा, ड्यूरिंग विच ईयर द रिजर्व वेयर मैक्सिमम, ड्यूरिंग द ईयर 1990 to 1991, इस साल सबसे ज़्यादा था। ठीक है, अब है एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल यहाँ पिक्टोग्राफ का दिया हुआ है, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपका एक्सरसाइज रह जाएगा। तो पहले हम जो और एक एग्जाम्पल दिया उसका थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग कर लेते हैं ये पिक्टोग्राफ का जो दिया हुआ है। द फॉलोइंग टेबल शोज द डेली प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स इन ए फैक्ट्री फॉर 7 days ऑफ द वीक, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन थ्रू अ पिक्टोग्राफ। बोला जा रहा है कि एक फैक्ट्री है, उसमें 7 दिनों तक कंप्यूटर का प्रोडक्शन किया है। कंप्यूटर प्रोडक्शन मतलब कंप्यूटर वहाँ बनता है। तो 7 दिनों में जो बनता है उसका क्या दिया हुआ है, डेज दिया हुआ है, और प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर दिया हुआ है। तो इसको क्या करना है,
डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, मतलब पिक्टोग्राफ में करना है। डेटा दिया हुआ है, आपको पिक्टोग्राफ बनाना है। इसके पहले आप क्या कर रहे थे, पिक्टोग्राफ दिया हुआ था, आप डेटा में रिप्रेजेंट कर रहे थे। जैसे कि पहले के 2 एग्जाम्पल थे हम लोगों ने किए थे, आप ध्यान दो, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का है और यहाँ पे बोट्स का है। तो इन दोनों डायग्राम में भी पिक्टोग्राफी है, लेकिन इन दोनों डायग्राम में आप क्या कर रहे थे, आपको डायग्राम दिया हुआ था, पिक्टोग्राफ दिया था और आपसे क्वेरीज किया जा रहा था, क्वेश्चन पूछा जा रहा था। लेकिन यहाँ पे आपको टेबल दे दिया है, अब आपको डायग्राम बनाने हैं। तो डेज दिया हुआ है और दिया हुआ है प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। तो मंडे को कितना है 200, ट्यूसडे को है 350, वेडनेसडे को है 300, थर्सडे को है 150, फ्राइडे को है 50, सैटरडे को है 400 और संडे को है 300। तो ये जो हम बनाएंगे, तो यहाँ पे देखो बनाने के समय क्या किया है, मान लिया है कि एक कंप्यूटर जो है 100 कंप्यूटर्स के बराबर है और हाफ कंप्यूटर जो है 50 कंप्यूटर्स के बराबर है। तो 1 कंप्यूटर इज इक्वल टू 100 कंप्यूटर्स एंड हाफ कंप्यूटर इज इक्वल टू 50 कंप्यूटर्स। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। तो जब हम करेंगे, तो जैसे पहला वाला दिया हुआ है 200 है, तो 200 को हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, मतलब जानना है कि हमको कितना डायग्राम बनाना है। तो कितना आया आपका 2 आया, तो इसका मतलब पहला वाला जो बनेगा दो डायग्राम बनेंगे। अब दूसरे वाले को भी 100 से डिवाइड करते हैं, तो अब इसका आंसर आएगा आपका 35/10 मतलब 3.5। मतलब कितने कंप्यूटर बनेंगे, 3.5 कंप्यूटर बनेंगे। अब तीसरे वाले में भी 100 से डिवाइड करते हैं, तो 3 आ रहा है, इसका मतलब कितने कंप्यूटर बनेंगे, वेडनेसडे को यहाँ पे 3 कंप्यूटर बनेंगे। अब यहाँ भी कर रहे हैं 100 से डिवाइड, तो 15/10 मतलब आ जाएगा 1.5। तो मतलब कितने कंप्यूटर बनेंगे, 1.5 कंप्यूटर बनेंगे। 50/100 तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 0.5, कहने का मतलब आधे कंप्यूटर बनेंगे। 400/10, 0 कट गया, इसका मतलब कितने कंप्यूटर बनेंगे, 4 कंप्यूटर बनेंगे। 300/100, 0 कट गया, मतलब कितने कंप्यूटर बनेंगे, 3 कंप्यूटर बनेंगे। तो मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि आपको ये पता चलना चाहिए कि आप कितने डायग्राम बना रहे हो। तो क्योंकि यहाँ एक कंप्यूटर का मतलब है 100 कंप्यूटर, हाफ कंप्यूटर का मतलब 50 कंप्यूटर। तो 200 को जब 100 सभी को 100 से डिवाइड करना है, 200 से 100 को करेंगे तो 2 कंप्यूटर है। 350 को 100 से करेंगे तो 3.5 आएगा, 3.5 कंप्यूटर। 300/100 करेंगे तो 3 कंप्यूटर। 150/100 करेंगे तो 1.5 कंप्यूटर। 50/100 करेंगे तो 0.5 कंप्यूटर। 400/100 करेंगे तो 4 कंप्यूटर। 300/100 करेंगे तो 3 कंप्यूटर। तो अब आप इजीली डायग्राम बना सकते हो। तो सबसे पहले तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, एक बड़ा सा बनाएंगे, लेफ्ट और राइट करके यहाँ पे 4 कोना जैसा बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 2 कॉलम बनाएंगे, एक छोटा कॉलम रहेगा, एक बड़ा सा कॉलम रहेगा। उसके बाद रो कितने बनेंगे, कितने रोज बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रोज बनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 8 रोज बनेंगे। तो 8 रो में पहला रो में क्या लिखाएगा, डे और डेज दिखाएगा, और उसके उस रो के दूसरे कॉलम में लिखाएंगे प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ डेज में क्या लिखोगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। उसके बाद मंडे में आपने क्या किया था, कितने आए थे, 2 कंप्यूटर, बस 2 कंप्यूटर का डायग्राम बना दो, ठीक है। अगर ऐसे नहीं बनाना आता है तो आप ऐसे बनाओगे, 2 कंप्यूटर बना दो, ऐसे बना दो। अब ट्यूसडे में क्या थे, 3.5 थे, तो यहाँ पे 3 कंप्यूटर पूरे रहेंगे और एक रहेंगे हाफ कंप्यूटर। तो हाफ अगर बनाना है तो ऐसे बना दो, आप हाफ ऐसे बना सकते हो, यहाँ बन गए, तो 3.5 कंप्यूटर बन गए। अब वेडनेसडे क्या है 3, तो 3 कंप्यूटर बनेंगे, 1 2 3। थर्सडे को 1.5 मतलब 1.5 कंप्यूटर बनेंगे। फ्राइडे को है हाफ, तो यहाँ पे हाफ कंप्यूटर बनेंगे। सैटरडे को है 4 कंप्यूटर, तो 1 2 3 4 कंप्यूटर बनेंगे। संडे को कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 कंप्यूटर बनेंगे। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हो कि जो एग्जाम्पल जो दिया हुआ है मैंने आपको एकदम क्लियरली समझा दिया है। पहला काम तो आपको ये है कि टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर कैसे काउंट हो रहा है वो करेंगे हम, कि हमको कितने डायग्राम बनाने हैं। तो क्या करेंगे, सबको 100 से डिवाइड करेंगे। सबको जब 100 से डिवाइड करेंगे तो पहले वाले में आएगा 2,
दूसरे वाले में आएगा 3.5, तीसरे वाले में आएगा 3, चौथे वाले में आएगा 1.5, पाँचवें वाले में आएगा 0.5, छठे वाले में आएगा 4, सातवें वाले में आएगा 3rd। उसके बाद आप क्या करोगे, डेज लिखोगे और डेज लिखने के बाद वहाँ पे क्या हो जाएंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ऐसे लिख दोगे। लिखने के बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मंडे को आप 2 फिगर बनाओगे, 2 कंप्यूटर, ट्यूसडे को बनाओगे 3.5 कंप्यूटर, वेडनेसडे को बनाओगे 3 कंप्यूटर, थर्सडे को बनाओगे 1.5 कंप्यूटर, फ्राइडे को हाफ, सैटरडे को 4 कंप्यूटर, है ना। एंड संडे को हम क्या कितना बनाएंगे, 3 बनाएंगे। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हो, इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। तो इस तरीक़ा से